वेलकम टू आवर चैनल संजय इंटर कॉलेज। माय नेम इज ब्लॉक मारसान। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो टॉपिक 9th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर, 9th क्लास की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है मोशन है, जिसे हिंदी में कहते हैं गति। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैंने एक चीज और बताई थी आपको। इस चैप्टर को यदि आप पढ़ोगे ना तो इससे पहले कुछ कन्वर्ट करना भी है कि उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करना है आपको। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था इसका कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये बदलते कैसे हैं। या 1 ग्राम में आप किलोग्राम में कह सकते हो 1000 किलोग्राम में कह सकते हो आप। और इनसे समझ बताइए कि दूरी कोई सी भी हो भाई, कोई सी दूरी हो, या ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, कुछ भी हो, वे दूरी जो होगी उनके सब के मात्रक या तो किलोग्राम, ग्राम, भाई वो गलती से उसके बोलेगा किसके, द्रव्यमान के। अब दूरी का पूछे तो दूरी का मात्रक आपको पता है भाई, तो दूरी में कुछ कौन से आते हैं, ऊंचाई भी आती है दूरी में, लंबाई भी आती है और चौड़ाई भी आती है दूरी में। अब दूरी के मात्रक आपको पता है, दूरी के मात्रक क्या क्या होते हैं। दूरी के मात्रक जैसे किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं दूरी के मात्रक। आपको पता चलेगा कि दूरी के कौन कौन से मात्रक होते हैं। अब दूरी के मात्रक पता चलेगा आपको। ऐसी द्रव्यमान के मात्रक मैंने बताया था आपको कि द्रव्यमान के मात्रक कौन कौन से होते हैं। द्रव्यमान के मात्रक कौन कौन से होते हैं, किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, धड़ी, मण, टन, कुंटल, ये सब मैंने बताया था आपको। ये किसके लिए, द्रव्यमान के मात्रक। ऐसे मैंने समय के मात्रक बताए थे आपको। समय के मात्रक कौन कौन से होते हैं। समय के मात्रक आपको पता है कौन सा, कि सबसे बड़ा क्या है, घंटा, फिर मिनट, फिर सेकंड, फिर नैनो सेकंड, फिर पिको सेकंड, ये सब क्या है। एक होती है माइक्रो सेकंड भी आपने पढ़ी होगी। माइक्रो सेकंड मैंने लिखवाई है नहीं लिखवाई वो पता नहीं है, मैं कर रहा हूँ एक बार बता दूं मैं। 1 माइक्रो सेकंड 1 मीटर, 1 सेकंड में जो होती है ना, 1 सेकंड में जो होती है 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड होती है। माइक्रो सेकंड 1 सेकंड में होती है, वो होती है 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड। आपको पता चलेगा। ऐसे 1 सेकंड में जो नैनो सेकंड होती है वो 10 की पावर 9 सेकंड के बराबर होती है। ठीक है भाई। ऐसी एक सेकंड में पिको सेकंड जो होती है वो 10 की पावर 12 कितनी होती है, पिको सेकंड होती है। ऐसी ताप के मात्रा बताए थे मैंने आपको कि ताप के मात्रा कौन कौन से होते हैं। ताप के मात्रा क्या होते हैं भाई, सबसे बड़ा सेल्सियस, फिर फ़ारेनहाइट, फिर केल्विन, ये ताप के मात्रक है। जैसे आप हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो, यदि आप सेल्सियस में पूछो, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 37 या 38 के आसपास होता है। ऐसे यदि हमारा नॉर्मली हमारा टेम्परेचर जिसका फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 इसका होता है हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यदि किसमें, फ़ारेनहाइट में। यदि आपसे केल्विन में पूछे तो केल्विन में हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 310 केल्विन टेम्परेचर हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, जो मैंने पहली वाली वीडियो में बताई थी आपको, जो पार्ट फर्स्ट था उसका, उसमें बताई थी मैंने आपको। अब चैप्टर जो है वो चैप्टर है भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, कौन सा, गति। अब गति के बारे में बताना चाहूंगा, गति होती क्या है। और गति से पहले मैं चीज बताना चाहूंगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। सिंपल डेफिनेशन, ज्यादा कुछ नहीं है। सिंपल डेफिनेशन कि क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, या वस्तु के बारे में बताया जाता है, वो क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल। उसके आकार के बारे में बताया, वो क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। भाई टेढ़ा है, बड़ा है, ऊंचा है, लंबा है, किसके आधार पर है, इसके आधार पर।
बात समझ में आ रही होगी। अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? मोशन वाला। मोशन फर्स्ट चैप्टर था मोशन का। फर्स्ट चैप्टर है मोशन किसकी? 9th क्लास की। जो 9th क्लास की वो बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो का है मोशन। मोशन चैप्टर भाई, मोशन गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। अब गति, अब कह रहे हैं सर गति क्या होती है? गति भाई सिंपल सी डेफिनेशन बताओ गति की। गति का मतलब है, गति का मतलब है कि एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? गति कहलाती है। भाई यहां से यहां तक चलते जा रही है वस्तु गति में। ए से बी तक कोई रेलगाड़ी जा रही है, वो चलते जा रही है गति में। गति के बारे में आपको पता चलेगा गति होती क्या है। अब एक होती है गति अवस्था, एक होती है विराम अवस्था। गति अवस्था एक होती है विराम अवस्था। गति अवस्था, विराम अवस्था। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था से, मतलब एक मोटरसाइकिल, एग्जांपल मोटरसाइकिल दे रहा हूं, बिल्कुल एक मोटरसाइकिल चलती जा रही है, वो कैसी अवस्था में है? वो गति की अवस्था में। एक मोटरसाइकिल खड़ी है, वो कैसी अवस्था में है? विराम अवस्था में। तो आपको पता चल गया होगा विराम अवस्था किसे कहते हैं, गति अवस्था किसे कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गति और विराम अवस्था में क्या अंतर है। गति में बदल होगा। अब गति कई प्रकार की होती है भाई, गति होती कई प्रकार की है। गति सबसे पहले आती है सरल रैखिक गति। दूसरी है अनियमित गति, नियमित गति। तीसरी है थर्ड है वृत्तीय गति। चौथी है दोलन गति। पांचवी भी है घूर्णन गति। देखो बेटा एग्जांपल दूंगा घर वाले, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो आप घर में दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल। भाई मैं क्या कह रहा हूं, सरल रैखिक गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है, अनियमित गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है, घूर्णन गति क्या होती है। सिंपल से एग्जांपल है किसका? वृत्तीय गति का। एक रेलगाड़ी है भाई, ए सब बी तक जा रही है, एक ट्रैक्टर सीधी जा रही है, सीधी एक दिशा में जा रही है, ए से बी तक जा रही है। ए से और बी तक जाने के लिए, ए से बी तक एक रेलगाड़ी है, ए से बी तक जा रही है। ए से बी तक जाने के लिए भाई ए से बी तक जा रही है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक जा रही है, ए से बी तक। तो एक समान दिशा में चल रही हो, जो वस्तु एक समान दिशा में चल रही हो, एक सीधी रेखा में चल रही हो, सीधी रेखा में चल रही हो, उस गति को कहते हैं सरल रैखिक गति। बेटा डेफिनेशन नहीं लिखवाने का मैं अभी इसकी, क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूं चैप्टर के बारे में। डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, मैं इस चैप्टर के बारे में समझा दूंगा पूरी रूप से। आज की वीडियो में मैं समझाऊंगा, इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा आज की वीडियो समझाने के लिए। डेफिनेशन अगली वाली जो पार्ट 3 आएगा उसको डेफिनेशन लिखूंगा इसकी, फिर ऐसे पार्ट 3, 4, 5 तक खत्म करूंगा चैप्टर में। समझ में आ रहा है आपके कि सरल रैखिक गति क्या होती है? ऐसी होती है नियमित गति, अनियमित गति और अनियमित गति होती है। नियमित गति का मतलब है नियमित सीधी रेखा में चलिए, सरल रैखिक गति का अंतर्गत है नियमित गति का। अब अनियमित गति क्या होती है? टेढ़े मेढ़े तरीके से ऊपर नीचे दिशा नहीं परिवर्तित ऐसी हो रही है। पर कैसे हो सकती है? यो क्या रहती है? अनियमित गति। एग्जांपल के रूप में मोटरसाइकिल कर रहे हो आप, ऊपर नीचे टेढ़े तरीके से, कभी रोड में इधर, कभी उधर ऐसे चला रहे हो। एग्जांपल बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। और बेटा एक्सपीरियंस बहुत करता हूं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, हर चीज के बारे में क्लियरली समझाऊंगा। ठीक है,
अनियमित गति समझ में आ गई होगी आपकी कि अनियमित गति होती क्या है, वृत्तीय गति। अब आगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति का एग्जाम्पल बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल आपके घर में इस्तेमाल होता है पंखा। एक बिंदु केंद्रमान का चारों ओर घूमता रहता है, ऐसे घूम रहा है चारों ओर, परंतु इसमें दूरी होगी, यहाँ भी समान, 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 यहाँ भी समान। जैसे मोटरसाइकिल का रिंग, जो मोटरसाइकिल का रिंग होता है ना वो, या मोटरसाइकिल रिंग छोड़ो, क्या साइकिल का रिंग, वो वृत्तीय गति में कर रहा है, उसको केंद्र मानकर, एक बिंदु केंद्र मानकर वृत्तीय रूप से गति कर रहा है, वो क्या होता है, वृत्तीय गति। आपके समझ में भी आ रहा होगा वृत्तीय गति क्या है। अब आ जाओ दोलन गति कि दोलन गति क्या होती है सर? दोलन गति का एग्जाम्पल, बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल है झूला। झूला इसका एग्जाम्पल है सर झूला। झूला बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे? कि एक बिंदु केंद्र मानकर कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, ऐसी गति करता रहता है। ऐसे कभी यहाँ गया एक बिंदु पर, फिर वहां से दूसरे बिंदु पर, फिर पहले बिंदु पर, फिर दूसरे बिंदु पर, फिर पहले बिंदु पर। एक और एग्जांपल इसका, एक और एग्जांपल है पेंडुलम। पेंडुलम में देखा होगा आपने, घड़ी में लटका हुआ पेंडुलम। भाई दीवार घड़ी होती है, दीवार घड़ी में पेंडुलम लटका होता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, ऐसा जो एग्जांपल होता है। अब आपको समझ में आ गया कौन सी गति है वहां पर है कौन सी गति, पेंडुलम द्वारा गति जो होती है वो कौन सी गति होती है, दोलन गति। अब आती है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति, अब घूर्णन गति का मतलब होता है, एक आपने मोटी सी फुटबॉल ली, समझ में आ रहा होगा बेटा, और बेस्ट पढ़ा रहा हूँ बेस्ट। अब एक अच्छी स्किलर से समझ आ रही है आपकी घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति मतलब एग्जांपल में सटीक दे रहा हूँ, एक मोटी सी गेंद दी आपको, अब उसे लुढ़का दी, लुढ़क के जा रही हो, वहां कौन सी गति होती है? वहां होती है घूर्णन गति। अब आपको समझ में आ रहा है कि घूर्णन गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है, अनियमित गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है, सरलरेखिक गति क्या होती है। समझ में आ रहा होगा बेटे, और बिल्कुल बेस्ट तरीके से बता रहा हूं। ऐसी अब एक चीज और ध्यान रखना कि गति होने के लिए तीन चीज जरूरी है भाई, गति के लिए तीन चीज जरूरी है। पहला नंबर 1 पॉइंट चाल क्या है भाई, दूसरा दूरी क्या है, दूरी, तीसरा पॉइंट समय क्या है। गति होने के लिए तीन चीज जरूरी है, और ये तीन चीज इतनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि गति जब तक ये तीन चीज नहीं होगी तो गति होने की, एक भी चीज नहीं है तो गति होने की नहीं बिल्कुल भी। अब चाल कितनी स्पीड से जा रही है, एक मोटरसाइकिल है 60 की स्पीड से चला रहा हूं, बच्चों को ये पता होती है मैं 60 की स्पीड से चला रहा हूं। भाई चाल होने के लिए दो चीज जरूरी है, तो दूरी और एक समय। चाल होने के लिए दो जरूरी है, परंतु गति होने के लिए तीनों चीज जरूरी है। चाल और दूरी बटे समय। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं कि एक मोटरसाइकिल है ए से बी तक जा रही है, वो ए से बी तक जाने के लिए मान लो 100 किलोमीटर की दूरी, मान लो 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हो, उसने 2 घंटे में तय कर दी। कितने घंटे में? 2 घंटे में, 2 आवर, 2 घंटे में तय कर दी। अब 2 घंटे की दूरी तय करी है तो पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चनों में पूछ लेगा कि उसकी चाल बताइए, चाल क्या होगी। भाई सिंपल सा एग्जांपल मैंने बताया कि चाल और दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी? 200 किलोमीटर की, टाइम कितना लगा? 2 घंटे, 2 आवर। आपको दिखाई दे रहा है इसका से डिवाइड करेंगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो उसकी औसत चाल क्या थी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसकी औसत चाल क्या थी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके समझ में आ रहा होगा कि चाल होने के लिए दो चीज जरूरी, दूरी और समय, और गति होने के लिए तीन चीज जरूरी, चाल, दूरी और समय, तीनों चीज। भाई ऐसा नहीं है कि यहां से चलने के लिए कोई टाइम भी लगता है, यहां से हमें चलने के लिए कोई दूरी भी तय करता है, यहां से हमें चलने के लिए स्पीड भी होती है, तीनों चीज जरूरी है। ठीक है बेटा,
आपके समझ में भी आ रहा होगा। एग्जाम्पल इतने सटीक बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा सटीक। बेटा बहुत एक्सपीरियंस रखता हूँ मैं, हर चीज के बारे में बता सकता हूँ डीपली से। यदि मैं एक टॉपिक पर ठान लाया हूँ यहाँ पे, यदि मैं एक टॉपिक उठाऊँ, इस टॉपिक उठाऊंगा ना गति के बारे में, तो सुबह से शाम तक बताता रहूँगा क्या है क्या नहीं, इतनी चीज बता सकता हूँ आपको। और घर के एग्जाम्पल को बढ़िया बता रहा हूँ आपको, समझ में भी आ रहा है आपके। और इससे पहले वाले वीडियो में आपको कन्वर्ट करने को बताया कि मैंने कन्वर्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो, अब सर जी ये चीज तो समझ में आ गया अब आपके, अब आप ये क्या होगे, सर जी ये चीज तो समझ में भी आ गया आपके। तो इसके बाद बताइए चाल क्या होगा, चाल। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है चाल और वेग में क्या अंतर है। वेग हिंदी में कहते हैं स्पीड, इसे कहते हैं वेलोसिटी। ध्यान सुन लेना, इसे चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड और वेग को कहते हैं वेलोसिटी इंग्लिश में। अभी गलती से मैंने वो लगाया कि चाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैंने स्पीड, ठीक है ना बेटा, गलती से छोड़ को लगाया था, सॉरी। इसलिए अब आपको लगेगा स्पीड और वेलोसिटी। अब अंतर क्या है इन दोनों के बीच में, आपको पता है इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। अंतर आपको ये जरूर पता है इन दोनों का मात्रक सेम होता है, आपको पता है, इन चीजों के बारे में बता रहा हूं कि सेम होता है इन दोनों का मात्रक। कि सेम कैसा होता है, इसका मात्रक भी किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका भी मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा हो गया या मीटर प्रति सेकंड होगा। और चाल के लिए चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, और वेग के लिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इसे डिस्टेंस बोलते हैं दूरी को, और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा होगा बेटा, चाल को स्पीड और वेग को वेलोसिटी, ये भी समझ में आ रही है। समय को टाइम बताइए आपको, सीधी सी बात। अब चाल क्या है और वेग क्या है, डिफरेंस क्या है इनके बीच में, अंतर क्या है। भाई चाल होने के लिए दो चीज जरूरी है, क्या, दूरी और समय। वेग होने के लिए भी दो चीज जरूरी है, विस्थापन और समय। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस चल के जाए, यहां से यहां तक चल के जाए, पैर द्वारा चली गई या रगस के जाए, वो भी कहलाती है चाल। चाल मतलब चल रगस के जा रहा है, रगस का मतलब है, हमारे घर वाले कहते हैं कि चप्पल को घिसक रहा है, कहते हैं ना घर वाले कि चप्पल को घिसक रहा, घिसड़ के जा रहा है ना, तो जहां घिसड़ के जाए क्या होती है, चाल। और जो उड़ के जाए ए से बी तक, एग्जांपल बताना उसका, रेल। यहाँ पर रेल जो होती है चल के जाती है, चल के ट्रैक पर चल के बिल्कुल विकस के जाती है रेल। और इसका एग्जांपल क्या, इसका एग्जांपल क्या है, वायुयान जो होते हैं वो उड़ के जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के जाते हैं। भाई मान लो यहाँ से ए से बी तक की दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर थी, अब वो चल के जा रहे हैं 100 किलोमीटर, तो चल के जा रहे हैं विकस के। और यहाँ से ए से बी तक की दूरी भी 100 किलोमीटर थी, ये क्या जा रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापन हुआ है, एक स्थान से दूसरे भी के बीच चल कर नहीं गए, उड़ के गए, तो क्या हुआ, विस्थापन हुआ है। तो विस्थापन और दूरी में अंतर पता चलेगा। दूरी क्या है, तो जो पैर द्वारा चली गई दूरी, विस्थापन क्या है, जो उड़ के गई। मैं कह रहा हूँ कि एक स्थान से एक वस्तु को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, वो क्या उड़ के जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जो उड़ के जा रही है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वो वेग के अनुसार जाएगी। और जो वस्तु यहाँ से यहाँ तक के चल के जा रही है, जो विकस के जा रही है, वो क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। दोनों के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सटीक दोनों के एग्जाम्पल अब आपके समझ में आ रहा होगा जी। इसके बाद गति के नियम पढ़े होंगे भी आपने, गति के नियम क्या है, न्यूटन की गति के नियम कह लो, न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं, जो न्यूटन ने बताए थे कि 3 नियम क्या होते हैं। उन्होंने गति के संबंध में बताया था कि गति के नियम ऐसा होते हैं। पहला नियम
न्यूटन की गति का पहला नियम जो बताया था, पहला नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम। न्यूटन ने पहले गति का प्रथम नियम बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। भाई मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था, मान लो एक मोटरसाइकिल यहां खड़ी है, अब आप क्या कर रहे हो, जो विराम अवस्था में खड़ी है, विराम अवस्था में इसको कोई बल लगा, आपने स्टार्ट नहीं कर रहे, स्टार्ट नहीं करा, क्लिच नहीं दबाई, रेस नहीं छोड़ी, तो आप उस समय खड़ी है विराम अवस्था में, अपने द्वारा बल थोड़ी लगा रहे हो, विराम अवस्था में रहेगी। जैसी रेलगाड़ी, जैसी यो कार चलती है या मोटरसाइकिल चलती है, चलने के बाद आप क्या करोगे, किसी दबाओगे, वहां बल लगाओगे, किसी को बल लगाओगे, पैरों द्वारा बल लगाओगे, रेस नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना, वहां चल गई, क्या कर रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं। तो न्यूटन ने बताया था प्रथम नियम में, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि हम उसको कोई बाह्य बल ना लगाएं। मोटरसाइकिल है, आप चलाते जा रहे हो, आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे, किसके द्वारा, बाह्य बल लगाओ, बाह्य बल किसका, अपने द्वारा, हाथों के द्वारा बल लगाया आपने, क्या करा, ब्रेक लगा दिया, अन्य चलती के लिए, ठीक है भाई। ये न्यूटन ने क्या दिया, प्रथम नियम था। सेकंड नियम न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई वस्तु, ध्यान सुन लेना, यदि कोई वस्तु पर लगाया गया बल, या कह सकते हो कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उस वस्तु के द्रव्यमान में उसका भार होगा, वजन होगा उसके अंदर, ठीक है ना, कि कितने किलोग्राम की, कुंटल की, टन की, मण की, कितने की भी है, जो भी हो, किसी वस्तु पर लगाया गया बल m, किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है F होता है बल, F फोर्स, किसी वस्तु का द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान m, और उसकी दिशा में उत्पन्न त्वरण का मतलब होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो त्वरण a, ध्यान सुन लेना, बिल्कुल सटीक रेफरेंस मतलब होगा, समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, एक वस्तु को बल लगा रहे हो, बहुत बल लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, खिसकाने का प्रयास कर रहे हो, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F, उसका कुछ भार हो, उसको कुछ वजन हो, बहुत ज्यादा द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान m, उसकी दिशा में उत्पन्न त्वरण मतलब क्या है, उसकी दिशा पहले कुछ होती फिर बाद में कुछ होती, मतलब पहले उसकी चाल कुछ होती, बाद में चाल होगी, ऐसा से उसकी दिशा में उत्पन्न त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, द्रव्यमान को बोलते हैं मास। दोबारा डेफिनेशन बोल रहा हूं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F, उसके द्रव्यमान किसके, वस्तु के द्रव्यमान, उसकी दिशा में उत्पन्न त्वरण, दोनों के गुणनफल गुणा के अनुक्रमानुपाती होता है, कौन सा, बल होता है अनुक्रमानुपाती, तो आप कह सकते हो F अनुक्रमानुपाती m है। समझ में आ गया होगा, न्यूटन ने बताया सेकंड नियम। थर्ड नियम, न्यूटन की गति का थर्ड नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो भी वस्तु उतना ही बल लगाएगी हमारे ऊपर। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में कितनी बार पूछा जा चुका है और आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है भाई। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, तो आप बता दो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है उसी रूप में। तो आपके समझ में आ रहा होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है। अब आपके समझ में भी आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं, बिल्कुल बेस्ट समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है बेटा। तो इसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझ में आ गया। अब न्यूटन की गति के, न्यूटन ने इनसे संबंधित, किससे संबंधित, गति से संबंधित 3 समीकरण दी थी। न्यूटन की गति की समीकरण, न्यूटन की गति की समीकरण। अब न्यूटन की गति की 3 समीकरण थी। नंबर 1 v बराबर
u प्लस एटी। सेकेंड थी s बराबर ut, स्मॉल होते हैं, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा क्या था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसके अंदर v क्या है, v अंतिम वेग कह लो, चाल कह लो, बात एक है। u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग। t क्या है, समय। s क्या है, दूरी। ये गति। और a क्या है, a है त्वरण, इसे बोलते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण को यहां लिख देता हूं, a बराबर क्या है, त्वरण। ये इसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, मैंने आपको क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं। और एक चीज आपको समझ में भी आ जाएगी, घर के एग्जाम्पल में दिया मैंने आपको कि क्या है क्या नहीं। हर चीज के बारे में खुल के बताया मैंने आपको कि एक चीज ऐसे होती है, कि गति कौन सी होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की गति होती है, ये मैं बता चुका हूं। और न्यूटन की गति के नियम भी बताया मैंने, और न्यूटन की गति की समीकरण भी बता दी मैंने, लिखवा दी मैंने आपको, ये तो मैंने लिखवा दी। ठीक है, तो तीनों चीजों के बारे में मैंने बता चुका हूं आपको कि क्या होता है क्या नहीं। अब इससे संबंधित जो डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन कैसे लिखनी है अब तो मैंने समझा है। अब इसके बारे में डेफिनेशन लिखूंगा अगली वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो को मैं बस इतना ही रखता हूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि क्या फायदा होगा, ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज्यादा और वो भी समझ में आएगा भाई। ऐसे नहीं कि अपने आप को सोचना है, थोड़ा सा दूसरों के बारे में सोचना है बेटा, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो इस संबंधी जो वीडियो अगली वीडियो जो आएगी वो आपके फोन पर आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो को बस मैं इतना रखता हूं। थैंक यू बेटा।